about Fresnel assumptions. Fresnel assumptions, Fresnel हाफ पीरियड जोन या Fresnel हाफ पीरियड एलिमेंट्स का जो आर्टिकल है उसको करने से पहले ये करने जरूरी है। तो फ्रेस्नेल ने कुछ assumptions लिए थे हाफ पीरियड जोन के बारे में बताने से पहले। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो ये फ्रेस्नेल assumptions एक तरह से उसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो फ्रेस्नेल assumptions से हम सीखेंगे कि हाफ पीरियड जोन की जो बेसिक assumptions हैं वो क्या रहती हैं। तो इसमें फ्रेस्नेल ने क्या बताया, सबसे पहले इसने बताया वेव फ्रंट के बारे में, दैट ए वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स। इन हाफ पीरियड एलिमेंट्स को हाफ पीरियड जोन्स भी बोला गया। तो आगे चल के इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाफ पीरियड जोन्स या हाफ पीरियड एलिमेंट्स क्या होंगे। एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए वेव फ्रंट एमिट्स सेकेंडरी वेव कंटिन्यूअसली। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है, और सेकेंडरी वेवलेट प्राइमरी वेव फ्रंट से कैसे एमिट्स होते हैं। तो दोबारा देखते हैं एक बार। ए वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन एलिमेंट, यानी कि एक तो लार्ज फिनोमेना है जो पूरा हमारा वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के एक सेगमेंट को लेके छोटे छोटे वेव फ्रंट में या छोटे छोटे उसमें एलिमेंट्स में जिनको हम जोन्स बोलेंगे तोड़ लिया गया है, ब्रेकअप कर लिया गया है, so that each element of wave front emit secondary wave continuously। ये हमारी पुरानी चीज है कि जैसे हमने प्राइमरी के बारे में बताया था, मान लो कोई प्राइमरी वेव फ्रंट है तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं और ये सेकेंडरी वेवलेट आगे चल के आपके सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं। तो वही वाला कंसेप्ट इसमें लागू होता है। सेकंड पॉइंट क्या था, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड लाइट at any point is determined by combining the effect of all the secondary wave reaching there। इसका मतलब इस पॉइंट में किसके बारे में बताया गया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन सा, डिफ्रैक्टेड वेव का। तो एक बार इस डायग्राम से समझते हैं। हियर वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, ये कोई एक आर्बिट्रेरी वेव फ्रंट दिखाया गया है। तो सोर्स ऑफ लाइट से जो आर्बिट्रेरी वेव फ्रंट निकलेगा, ये जो वेव फ्रंट निकलेगा, दिस वेव फ्रंट विल फॉल ऑन एनी ऑब्स्टेकल, स्लिट और अपर्चर। तो जब इससे पास करेगा देन ऑन द स्क्रीन इट विल प्रोड्यूस ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑब्स्टेकल है और ये हमारी क्या है, स्क्रीन है जहां पे हमें डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस मिलेंगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का कितना एम्पलीट्यूड कौन सी जगह पे कितना जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ मान लो P पॉइंट लेते हैं जो कि हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाता है डिफ्रैक्शन के केस में। तो जैसे जैसे इस P पॉइंट से ऊपर बढ़ते हैं डिफ्रैक्शन का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। So the resultant amplitude of diffracted light at any point is determined by combining the effect of all the secondary wave। यानी किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले, फॉर एग्जांपल इस Q पॉइंट के ऊपर लिया, तो Q पॉइंट के ऊपर जितने भी सेकेंडरी वेव आई हैं या जितने सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण एम्पलीट्यूड आया है, उन सब का ये क्या है, कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, मान लो कोई Q पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो इस Q पॉइंट के ऊपर इसका इफेक्ट कितना होगा, इस सेकेंडरी वेवलेट का इफेक्ट कितना होगा, इस सेकेंडरी वेवलेट का इफेक्ट कितना होगा, इस सेकेंडरी वेवलेट का इफेक्ट कितना होगा। तो जो Q पॉइंट के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो सभी सेकेंडरी वेवलेट्स का हम कंबाइन करके देखेंगे। थर्ड वन, द इफेक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द वेव फ्रंट, इफेक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द वेव फ्रंट इज मैक्सिमम अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट एंड डिक्रीज एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेस। तो इसका जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा कहां पे होगा, सेंटर पॉइंट के ऊपर। एंगल कम है तो जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करता जाएगा और इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि थीटा, जैसे जैसे हमारा थीटा डिक्रीज करेगा उसी तरह से इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। यानी कि सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमम है, उससे ऊपर जाएंगे दिस इफेक्ट विल बी ऑन द वेव फ्रंट इज मैक्सिमम अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। मतलब इस डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर टू इट मतलब सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इसका जो इफेक्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम एंड डिक्रीज एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेस।
तो ये इफेक्ट जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, ये इफेक्ट इसका कम होता रहेगा। तो इस इफेक्ट के बारे में अगर हम देखें, दिस इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस cos थीटा, वेयर थीटा इज दिस डिफ्लेक्शन एंगल। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P है हमारा। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2। यानी मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें कहां मिलेगा, थीटा इक्वल टू 0 के ऊपर। थीटा इक्वल टू 0 से मतलब है एट सेंट्रल पॉइंट P। तो सेंट्रल पॉइंट P के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज करता है। व्हेन थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180, इसका मतलब हम इस वेव की बात कर रहे हैं जो 180 डिग्री एंगल बनाती है और इस डायरेक्शन में रिवर्ट बैक होती है। यानी इफ वी वांटेड टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन इफेक्ट फॉर द बैकवर्ड वेव, फॉर द बैकवर्ड वेव, देन cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो 1 - 1 0, इसका मतलब 0। सो वी गॉट नॉट एनी एम्पलीट्यूड, तो कोई भी एम्पलीट्यूड हमें नहीं मिलेगा। इसमें एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है कितनी है, 0। तो इसलिए डिफ्रैक्शन के केस में बैकवर्ड वेव जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये हम सेकेंडरी वेव में भी देख चुके हैं। हाइजन थ्योरी इसके बारे में आती है, जब हाइजन थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो फॉरवर्ड वेव का तो जिक्र है, सेकेंडरी वेव हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी। लेकिन जो बैकवर्ड वेव होगी सेकेंडरी वेवलेट के केस में, बैकवर्ड वेव एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल और हाइजन थ्योरी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, वो ये इक्वेशन में बता रही है, दैट इफ थीटा इक्वल टू 180, दिस विल बी -1 एंड 1 - 1 will be 0. So it will give a negligible or zero vanishing amplitude on theta is equal to 180 degree. So these are few assumptions which will become basics or building blocks of next article, that will be Fresnel half period zone or Fresnel half period elements. तो next हम देखते हैं Fresnel half period zones. फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स को कई बार काफी बुक्स वाले इसको फ्रेस्नल हाफ पीरियड एलिमेंट्स के नाम से भी कॉल करते हैं। अदरवाइज द पॉपुलर नेम्ड आर्टिकल इज फ्रेस्नल हाफ पीरियड जोन्स। तो इनको ऐसा क्यों बोला जाता है और हाफ पीरियड जोन्स क्या होते हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये कैसे हेल्प करते हैं फ्रिंजेस को स्टडी करने के लिए, तो उसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। Exposed part of wavefront is divided into large number of thin annular zones. मीन इसका सिग्निफिकेंस क्या है या कंसेप्ट क्या है हाफ पीरियड जोन का। हमने क्या किया, हमारे पास जो वेव फ्रंट था उस वेव फ्रंट का एक सेगमेंट चूज कर लिया। सपोज दिस ए बी सी डी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट। कोई भी एक प्लेन वेव फ्रंट की स्ट्रिप ले ली हमने और उसको डिफरेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया, सो दैट विल बी नोन एज हाफ पीरियड जोन। तो मान लो प्लेन वेव फ्रंट के अंदर हमें इतना अवेलेबल एरिया मिल गया, उस अवेलेबल एरिया को डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अगर हम डिवाइड करें तो एक सर्कल, इसके ऊपर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर फोर्थ सर्कल एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हमने इसको ड्रॉ किया तो इनको हाफ पीरियड जोन्स बोला गया। इसी चीज को थोड़ा अलग डिफरेंट वे में यहाँ पे समझाया गया है कि जो फर्स्ट सर्कल्स है, दिस फर्स्ट सर्कल इज नोन एज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, अनदर वन सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, तो इनको डिजाइन कैसे किया गया या कंसेप्ट क्या था। सो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वेवफ्रंट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन एनुलर जोन्स। इसका मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, एनुलर की फॉर्म में है, इसलिए इनको ऐसा बोला गया। तो किया किससे गया ये, प्राइमरी वेवफ्रंट या सेकेंडरी वेवफ्रंट, कौन सा वेवफ्रंट काम आया यहाँ पे। देखिए जो एबीसीडी वेवफ्रंट है वो कौन सा है, प्राइमरी वेवफ्रंट। तो प्राइमरी वेवफ्रंट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी वेवफ्रंट। सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे जनरेट होगा, जब प्राइमरी वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग है या जो पार्ट डिफरेंस हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे बिटवीन सेकेंडरी वेवफ्रंट, between secondary wavefront. So on primary wavefront in which secondary wavelets emitted from any two corresponding point of the neighboring zones. अभी बता रहा हूं इसको मैं, having path difference equal to lambda by 2। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आएंगे, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा प्लेन वेवफ्रंट था, इस प्लेन वेवफ्रंट के अंदर ये क्या है आपका, कोई सेकेंडरी वेवलेट हमें मिल गया। ठीक है, कोई सेकेंडरी वेवलेट हमें मिल गया,
तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है और इसके नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट है और इसके नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, यहाँ पे पी सेगमेंट एक बार हम लेकर मैं बताऊंगा पी सेगमेंट इसको बनाया कैसे। तो ये तो यहां से जो वेव जाएगी और एक यहां से वेव जाएगी, फिर यहां से वेव जाएगी, तो हर एक के केस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। हर एक के केस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। तो ये दो कोरेस्पॉन्डिंग नेबरिंग सेकेंडरी वेवलेट्स हैं एक तरह से। सो दिस इज आवर फर्स्ट secondary wavelet, this one is second secondary wavelet, this is third one secondary wavelet। तो इस तरह से इस चीज को हम डिवाइड करते चलेंगे। तो जो भी कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, देन दिस पाथ डिफरेंस विल बी λ/2। यानी हर एक आगे इसके जो सर्कल मिलेगा उसका पाथ डिफरेंस यहाँ पी पे अगर हम देखेंगे तो वो भी λ/2 मिलेगा। तो दो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चाहे ये हैं, चाहे फिर ये हैं, चाहे फिर ये हैं, हर एक कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, λ/2। ठीक है, अब बात आती है इसकी डिजाइन की, ये इसको λ/2 क्यों बोलते हैं। तो इसको λ/2 क्यों बोलते हैं, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे बताया है कि दो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ले, मान लो इसका पॉइंट O ले लेते हैं, O से P तक का डिस्टेंस तो B है, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका डिस्टेंस होगा B प्लस λ/2, यानी कि एडिशनल λ/2 पाथ डिफरेंस इसका ज्यादा है इस कौन से पॉइंट से, O पॉइंट से अगर वेव को लेते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है, तो फेज की फॉर्म में कितना होगा, वो दोनों पॉइंट्स के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझिए, अगर हम वेव लेते हैं, देन कंप्लीट वेव, यहां तक एक कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड कितना होता है, t। ठीक है, और कंप्लीट वेव यहां तक चल के गई तो कितना पाथ लेके गई, लैम्डा। अगर फेज की बात करते हैं तो यहां तक इनका फेज कितना हुआ, 2π, यानी कोई चीज लैम्डा है उसका कोरेस्पॉन्डिंग फेज कितना हुआ, 2π, और उसका कोरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड कितना हुआ, t। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन में आता है द टाइम टेकन बाय द वन कंप्लीट वेव इज नोन एज द टाइम पीरियड t। अब इस चीज को मैं आधा कर देता हूं, हाफ कर देता हूं, यहां पे लाइन लगा लेते हैं। अगर इसको हाफ करेंगे तो लैम्डा कितना हो जाएगा इस पॉइंट तक, λ/2। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। इट मींस जो λ/2 जो पाथ डिफरेंस आया उसका कोरेस्पॉन्डिंग फेज कितना है, पाई, एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड इज t/2। सो इट्स पीरियड इज हाफ, its period is half, so it is known as half period zone। इसीलिए इसका नाम हाफ पीरियड जोन पड़ा है कि λ/2 के पाथ डिफरेंस को हम हाफ पीरियड के इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज नोन एज द हाफ पीरियड जोन। ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी, किसको बोलते हैं, ऐसा क्यों है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये सब लिखा हुआ है, इतनी जो चीजें की हुई है, ये सब आया कैसे, ये सब कैसे किया हमने, तो वो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट से हम देखेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन में मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में काफी चीजें लिखी हैं। चूज वेव फ्रंट, तो सबसे पहले कौन सा लिया, चूज ए प्राइमरी वेव फ्रंट A B C D so that in this primary wave front A B C D we have lot of points and every point will emit the secondary wavelet or we got the secondary wave front। तो अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं या इस सर्कल कैसे बनाए। इस प्राइमरी वेव फ्रंट का कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लो इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हमने यहाँ पे कोई भी सेंट्रल पॉइंट O चूज कर लिया, दिस सेंट्रल पॉइंट O। तो इस सेंट्रल पॉइंट O से सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन से मतलब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर कहां तक, जहां तक हमने ऑब्जर्वेशन है, यानी कि P पॉइंट कहां पे होगा हमारा, एक तरह से P जो पॉइंट होगा वो सेंट्रल पॉइंट होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर इसको हम ऐसे देखें, सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे हम कोई प्राइमरी वेव फ्रंट स्टडी करेंगे और ये हमारी स्क्रीन आएगी, तो जो थिन एनुलर जोन्स हमने यहाँ ड्रॉ की हैं, तो ये जो P पॉइंट्स है, दैट P पॉइंट विल बी ऑन सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और ये एनुलर जोन हम कहाँ ड्रा कर रहे हैं, जहां पे हमने ऑब्स्टेकल रखा है, जहां पे हमने स्लिट या ऑब्स्टेकल रखी है, तो उसके अंदर से जो लाइट पास करती है उसी लाइट का हमने एक सेगमेंट कंसीडर किया है ABCD।
तो इस एबीसीडी के अंदर क्या है, ये वाली चीज यहां पे फर्दर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, चूज एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, जो सेंट्रल पॉइंट होगा, एंड वी ड्रॉ द सर्कल इन दैट वे दैट इट विल फॉर्म ए कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सब कैसे किया गया होगा, ये देखिए, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यहां पे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगा, तो ये वेव फ्रंट ऐसे ना होके इन द प्लेन ऑफ पेपर नहीं है, ये आपका ऐसे जा रहा है। मान लो यहाँ पे सोर्स है, सोर्स की लाइट कहां पे पड़ रही है, ऑब्स्टेकल के ऊपर। तो ऑब्स्टेकल पार्ट के अंदर क्या है, ये एबीसीडी हमने कंसीडर किया, तो एबीसीडी यहाँ पे है। सिमिलरली जो पॉइंट पी होगा, वो पॉइंट पी इस जगह पे होगा। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है, जैसे हम कंपास लेते हैं, तो इस पॉइंट पी को सेंटर मान के एक पहला सर्कल ड्रॉ करें, फिर दूसरा सर्कल ड्रॉ करें, फिर तीसरा सर्कल ड्रॉ करें। तो यहां से तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, हम पी पॉइंट के ऊपर सेंटर बना के सर्कल बना रहे हैं। इसीलिए बुक्स में इसको मोस्टली क्या लिखा हुआ है, पी पॉइंट को लेकर सर्कल बना रहे हैं। बुक्स में मोस्टली पी को एज ए सेंटर लेके जोन कंस्ट्रक्ट की हुई है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा दिखाई नहीं देता है। पी को सेंटर लेके हम जोन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो ऐसे आएंगी। यहां पी पे पॉइंट लेके अगर मैं कोई जोन कंस्ट्रक्ट करूंगा तो आपकी वो जोन यहां पे बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है बुक के अंदर। कि जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं वैसे दिखाई दे रहा है ओ के अंदर। तो इसमें क्या सीक्वेंस है कि पी के ऊपर जब हम सर्कल बनवाएंगे, सो दो सर्कल विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड रिप्रेजेंटिंग ओ एज ए सेंटर। तो वो सर्कल हमें ऐसे दिखाई देंगे जैसे हमारा ओ को हमने सेंटर लिया है, तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन यहां पे ली है। सो लेट अस फर्स्ट सर्कल इज विद द सेंटर ओ हैविंग रेडियस m1, तो ये m1 यहां पे इसका रेडियस है, तो एक सर्कल। इसी तरह से o सेंटर m2 रेडियस दूसरा सर्कल, o सेंटर m3 रेडियस के, m4 रेडियस, m5 एंड सो ऑन। अगर इसको अप टू इन्फिनिटी या लार्ज तक कंसीडर करना है तो इसको mn भी ले लेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी गॉट डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसको हम यहां पे देखते हैं थोड़ा सा। द एरिया or the boundaries enclosed in the first circle, boundary enclosed in the first circle is known as first half period zone, ठीक है। then second circle है जो, तो second circle कौन सा है, ये वाला। तो एरिया ऑफ सर्कल, जो सेकंड सर्कल का एरिया होगा उसमें से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, सेकंड हाफ पीरियड जोन आ जाएगी। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन कैसे, ध्यान रखना है इसको, ये जो सेकंड सर्कल का एरिया कंप्लीट नहीं लेना, सेकंड सर्कल के एरिया में से फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी नोन एज सेकंड हाफ पीरियड जोन। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचेगा, एक तरह से ये बचेगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस रिमेनिंग पार्ट इज एक्चुअली द सेकंड हाफ पीरियड जोन। सिमिलरली थर्ड हाफ पीरियड जोन कौन सी होगी, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस m3, area of circle having radius m3 minus area of circle having radius m2। तो m3 minus m2 वाला एरिया माइनस करना है, तो रिमेनिंग पोर्शन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, दैट रिमेनिंग पोर्शन विल बी नोन एज थर्ड हाफ पीरियड जोन एंड सो। तो इस तरह से हमें मिलते जाएंगे थर्ड हाफ पीरियड जोन, फोर्थ हाफ पीरियड जोन एंड फिफ्थ हाफ पीरियड जोन। तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। वी चूज सम आर्बिट्रेरी वेव फ्रंट, एबीसीडी वेव फ्रंट चूज किया, पॉइंट P चूज किया, P पॉइंट चूज करने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PO। तो PO परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया, हाँ ये भूल गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल O इज टेकन एज B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो डिस्टेंस ऑफ सेंटर O टू दिस पॉइंट P इज टेकन एज B। तो नेक्स्ट जो रेडियस होगी इसकी, यानी कि बाउंड्री होगी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की, तो एक तो वेव यहां से जाएगी, तो सेंटर से जो वेव जाएगी उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका पाथ कितना होगा, b। अब यहां से इसकी बाउंड्री से, यानी कि रेडियस m1 से जो वेव जाएगी उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, b प्लस लैम्डा बाई 2। इसके नेक्स्ट m2 रेडियस वाले सर्कल से जो वेव जाएगी उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, b प्लस 2 लैम्डा बाई 2। देन m3 वाले सर्कल की रेडियस से
जो वेव जाएगी P के ऊपर उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा B plus 3 lambda by 2. Then next B plus 4 lambda by 2, B plus 5 lambda by 2. It means there is an increment of lambda by 2 path difference on each zone. तो जैसे जैसे जोन के ऊपर हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है। और यही हमारी स्टेटमेंट में था, यही हमारी जो बेसिक प्रेजेंटेशन है कि हाफ पीरियड जोन की कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल ही ये है कि जो हाफ पीरियड जोन हमारी बनेगी वो लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पे होगी, वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हमने कंसीडर करना है। ये नहीं कि ये हमारी लैम्डा बाई 2 है और पांचवें का देखें लैम्डा बाई 2, नहीं, दो लगातार जो हाफ पीरियड जोन है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है दैट विल बी लैम्डा बाई 2। ठीक है, सो डिस्टेंस भी, देन सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो डिफरेंट रेडियाई क्या होगी सर्कल्स की, OM1, OM2, OM1, OM2, OM3, OM4 एंड OM5। देन वी गॉट द वेरियस डिस्टेंस, जो सेंट्रल पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर O से वो B है, उसके नेक्स्ट रेडियस वाला जो सर्कल है उसका डिस्टेंस B plus lambda by 2, B plus 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 and so on. So in this way we are able to construct the half period zones. तो नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट कैलकुलेशन कैसे करनी है, कि रेडियाई का क्या इफेक्ट होगा, या एरिया का क्या इफेक्ट होगा, या एंगल का क्या इफेक्ट होगा। देखो इसका एंगल कितना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, तो डिफरेंट जोन्स डिफरेंट एंगल पे लाई करती है, तो ऑब्लिक्विटी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, या रेडियस कितनी इंपॉर्टेंट है, या एरिया क्या होगा, तो इसके आगे की स्टडी में रेडियस एंड एरिया फॉर हाफ पीरियड जोन्स। इसके लिए क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स टुवर्ड एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री पैरामीटर। हमने क्या करना है कि P पॉइंट के ऊपर जो भी एम्पलीट्यूड आएगा लाइट का, कि जो भी डिफ्रैक्टेड एलिमेंट्स होंगे जोन के कारण P पॉइंट के ऊपर उनका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये बेसिकली थ्री कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ जोन। एरिया ऑफ जोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, किस चीज की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड। मतलब यहाँ पे आफ्टर डिफ्रैक्शन, आफ्टर फिजिकल डिफ्रैक्शन P पॉइंट के ऊपर कितनी लाइट पहुंचेगी, P पॉइंट के ऊपर कितनी लाइट पहुंचेगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन पैरामीटर पे। तो इनमें सबसे पहले कौन सा, एरिया ऑफ जोन, यानी जिस जोन का जो एरिया है वो कम होगा या ज्यादा होगा। मान लो फर्स्ट जोन की बात करते हैं तो कितना एरिया है, ये वाला एरिया है जो रेड पोर्शन से डॉटेड लाइन से मार्क किया हुआ है, तो इसका एरिया कम है। इसका मतलब इतने एरिया के अंदर जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, सेकेंडरी पॉइंट्स होंगे, वो स्मॉल हैं इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट वन, देन इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट वन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एरिया ऑफ जोन इंक्रीज हो रहा है, तो P पॉइंट के ऊपर इस पोर्शन के कारण OM1 वाले सर्कल के एरिया के कारण जो भी वेवलेट जाएंगे उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक पार्टिकुलर फिक्स है। ठीक है, हर एक के लिए फिक्स होता है। लेकिन अब नेक्स्ट एरिया की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, नेक्स्ट हमारा ये एरिया। तो यहां से लेके इतने एरिया के अंदर के जो सेकेंडरी वेवलेट हैं वो ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन, तो सेकेंडरी वेवलेट ज्यादा जाएंगे, ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा P के ऊपर वो ज्यादा हो जाएगा। देन M3, अगर M3 को हम लें तो M3 का एरिया ये होगा, तो M3 को मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखें, O एज ए सेंटर और M3, तो इस एरिया के अंदर जो सेकेंडरी वेवलेट होंगे दोज विल बी मोर देन द फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली M4 और M5, तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो एरिया कौन से सर्कल तक नजर आ रहा है, मैक्सिमम कौन सा है, 5 वाला। तो O as a center, M5, then this total area is more comparison to the previous ones। तो इसके कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा P पॉइंट के ऊपर वो सबसे ज्यादा होगा, तो अप टू MN जाएंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना है, एरिया ऑफ पार्टिकुलर जोन की बात नहीं हुई है। जब एरिया ऑफ पार्टिकुलर जोन की बात करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट का घटाएंगे, वही पार्टिकुलर जोन होगी, थर्ड में से सेकंड का घटाएंगे, या फोर्थ में से थर्ड का घटाएंगे। तो इस तरह से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ पीरियड जोन आई थी उनका एरिया निकालेंगे, दैट विल बी सेम, वो तो सेम रहेगा, वो इफेक्ट नहीं डालेगा। वो आगे चल के हम देखेंगे पाई डी लैम्डा दैट इज सेम वन, वो फर्दर हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। लेकिन एरिया ऑफ जोन आगे बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इंक्रीज होगा, इट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन डिस्टेंस ऑफ जोन, किसी भी जोन का P पॉइंट से
डिस्टेंस कितना है ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या सिग्निफाइड करेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कौन सा, अब देखिए जो फर्स्ट हमारी जोन थी उसका डिस्टेंस कितना है, P पॉइंट से B है। सेकंड जो बनेगी उसका डिस्टेंस कितना जाएगा, B प्लस लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट का B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से जब हमारी जोन इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन ऑन पॉइंट P विल बी डिक्रीज। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो कंट्रीब्यूशन होगा P पॉइंट के ऊपर वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस है मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, जैसे जैसे पाथ डिफरेंस इंक्रीज करेगा। ऑब्लिकी फैक्टर मतलब थीटा, ऑब्लिकी फैक्टर भी पीछे हमने किया था। तो ऑब्लिकी फैक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, 1 प्लस cos थीटा होता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ऐसे ऐसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट जोन के कारण देखते हैं तो हमारा थीटा कितना है, ये है। सेकंड जोन के कारण थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जोन के लिए थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जोन के लिए थीटा ये हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है, ऑब्लिकी फैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऑब्लिकी फैक्टर बढ़ेगा ऐसे ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो कंट्रीब्यूशन है एट पॉइंट P दैट विल डिक्रीज। अब इसके कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। दैट वी विल कैलकुलेट expression for, will calculate radius and area of the zone. It means derive an expression for radius and area of the zone. So let us consider triangle OM1P. तो OM1P यानी कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अलग से एक बार अगर हम यहाँ पे बना के देखें तो ये जो O पॉइंट है हमारा सेंटर, तो ये O पॉइंट यहाँ पे बन गया, ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया। तो जो M1 था वो हमारा ये हो गया। तो एक तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी OM1P। इसको यहां भी देख सकते हैं आप, OM1P। सो दिस इज वन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस OM1P राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो वेरियस डिस्टेंसेस क्या हैं, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OM1। ये B कौन सा है, बेस बन जाएगा P पॉइंट तक का। तो OP इज द B डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कौन सा है, B प्लस लैम्डा बाई 2। सो दिस इज B, दिस इज OM1, दिस वन इज B प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। सो इन दिस ट्रायंगल दिस M1P square will be equal to OM1 square plus OP square, और OM1 square will be equal to M1P square में से क्या हो जाएगा, OP square माइनस हो जाएगा। तो M1P कितना अपने पास, B प्लस लैम्डा बाई 2 है। M1P B प्लस लैम्डा बाई 2 है माइनस B स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देंगे, B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस B लैम्डा माइनस B स्क्वायर। तो माइनस B स्क्वायर से माइनस B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल लेफ्ट ओनली विद लैम्डा स्क्वायर एंड बाई 4। This lambda square will be very small as comparison to this distance B। और इसका स्क्वायर भी है क्योंकि लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट है, 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर में है। इसका स्क्वायर है तो 10 रेज़ टू पावर -20 मीटर में चला जाएगा। इट मींस दिस विल बी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस B। सो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। Then this term will be neglected so that this OM1 will be equal to lambda square by 4 plus B lambda। यानी कि ये हमने neglect करना है। Then we will left only with this square root of P lambda। Similarly, this is the radius for first half period zone। Second half period zone की radius निकालेंगे तो क्या निकलेगी हमारी, distance of perpendicular distance of OM2 that will be root 2B lambda। थर्ड के लिए root 3B lambda and so on। So Rn इसके लिए हम देखें जिसको हम OM1 बोलेंगे, then this will be square root of NB lambda। It means this radius component is directly proportional to square root of its natural number। This radius is directly proportional to square root of natural number। अब इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, OM1। OM1 क्या है, अभी हमने निकाला, कितना है, अंडर रूट B लैम्डा आर स्क्वायर। तो इसका आर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली B लैम्डा। सो पाई आर स्क्वायर पाई B लैम्डा। सो एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज पाई
b lambda. So this area of first half period zone is pi b lambda. Similarly, area of second half period zone. Area of second half period zone कैसे निकलेगा? सेकंड का एरिया माइनस फर्स्ट का एरिया. तो सेकंड का एरिया माइनस फर्स्ट का एरिया मतलब एक तरह से पाई आर स्क्वायर होता है. तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना. पाई को हम लेंगे सेकंड का एरिया. तो ओ एम क्या हो जाएगा? ओ एम टू स्क्वायर माइनस ओ एम वन स्क्वायर. ये किया हुआ नीचे पाई ओ एम टू स्क्वायर माइनस ओ एम वन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई. अब ये ओ एम टू कितना रहा होगा? अंडर रूट 2b लैम्डा. इसका स्क्वायर है तो 2b लैम्डा. तो इट विल बी सिंपली 2b लैम्डा माइनस b लैम्डा. तो क्या बचेगा? b लैम्डा. पाई कॉमन था हमारा. सो दैट दिस एरिया इज अगेन केम हियर पाई b लैम्डा. सो एरिया ऑफ फर्स्ट था, सेकंड का भी कितना आया? पाई b लैम्डा. थर्ड का कितना आया? सिमिलरली पाई b लैम्डा आएगा. फोर्थ का एंड सो ऑन. सो दिस एरिया विल बी constant pi b lambda. So area of each half period zone will be a constant part pi b lambda, where radius is directly proportional to square root of natural number. It is also depend upon b lambda. So here two parameters are very important. Which parameter are these? B and lambda. So area or radius depend upon these two parameters. B is the distance of this half period zone from the center of the half period zone up to this point P. कि ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्क्रीन हमने कहां पे रखी हुई है ये उस पे डिपेंड करता है. तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से P से लेके हाफ पीरियड जोन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो B है. तो उस पे डिपेंड करता है. दूसरा किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताया था मैंने कि वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जितना छोटा होगा या जितने कंपैरिजन होगा साइड ऑफ ऑब्स्टेकल से उतना ही अच्छा हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा. ठीक है. तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे. अब इसके लिए देखेंगे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P पॉइंट के ऊपर टोटल कितना बनेगा. इस P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा. सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट P विल बी जस्ट AP सीरीज, यानी कि AP सीरीज के इक्विवेलेंट होगा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते हैं. सो दिस A विल बी A1 मींस दिस A इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. दिस कैपिटल A इज its resultant amplitude, then it will be contribution, it will give the contribution due to this amplitude first zone के लिए, second zone and so on. तो इसको देखते हैं. तो resultant amplitude कितना होगा? कैपिटल A होगा. स्मॉल a1 क्या है? स्मॉल a1 क्या है? यहां से जो सेंटर से वेव गई P पॉइंट के ऊपर उसका एम्पलीट्यूड कितना आया? a1. अब यहां से जो वेव जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A2. ठीक है. अब ये जो A1 जो गई है वेव वो B डिस्टेंस यानी कि B पाथ लेके गई है. जो A2 एम्पलीट्यूड है इस M1 कंपोनेंट के कारण वो कितना पार्ट डिफरेंस लिया उसने? B प्लस लैम्डा बाई 2. यानी एडिशनल पार्ट डिफरेंस कौन सा आया है? लैम्डा बाई 2. तो जैसे हम पहले इंटरफेरेंस वगैरह में पढ़ते हैं तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट जो वेव आएगी वो कितना पार्ट डिफरेंस लेगी? लैम्डा. उसके बाद 3/2 लैम्डा, देन 2 लैम्डा. तो जहां पे हमारा ये लैम्डा बाई 2 कंपोनेंट आ रहा है उसके लिए तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन पुट करेंगे. यहां पे नेगेटिव, यहां पे क्या होगा? A2 नेगेटिव, A3 क्या होगा? पॉजिटिव, A4 क्या होगा फिर अगेन? नेगेटिव एंड सो ऑन. तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चलते जाएंगे. तो आपने ध्यान ये देना है जहां भी आपका लैम्डा बाई 2 आया है, जहां भी आपका मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया है, A6, A8 एंड सो ऑन, वहां पे नेगेटिव साइन है. और जहां पे मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, जहां पे मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा, वहां पे आपका साइन पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. अब इसमें ये जो A2, A4, A6 वाले कंपोनेंट होते हैं ये अपने आगे और पीछे वाले का एवरेज ही तो हैं. जैसे A2 की बात करें then A2 will give the average of these 2 points A1 and A3, so that this A2 will be equal to A1 plus A3 by 2. This A2 will be average of A1 and A3, so A1 plus A3 by 2. Similarly this A4 will be A3 plus A5 by 2. तो जस्ट हमें इनकी वैल्यू पुट करनी. ठीक है. Then this resultant amplitude capital A will be
A1 माइनस A2। A2 का एम्पलीट्यूड क्या है? रिजल्टेंट और एवरेज ऑफ दिस वन एंड दिस वन मींस A1 प्लस A3/2 प्लस A3 माइनस A4 का कितना है? अलग से हमने इसको लिख लिया है A3 प्लस A5/2 प्लस A5 एंड सो ऑन अप टू दिस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसके लिए A1/2 माइनस, तो यहां पे जो हमारा A1 था, A1 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट अप कर लिया, इस A1 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, क्या क्या? A1/2 प्लस A1/2। सिमिलरली माइनस साइन बाहर था तो A1/2 और A3/2 दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस A1/2 माइनस A3/2 देन A3। इस A3 को फिर हमने दो पार्ट में स्प्लिट अप कर लिया उसी तरह से जैसे A1 को किया था, A3/2 प्लस A3/2, तब इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस A3/2 माइनस A5/2 प्लस A5/2 फर्दर इसी को इसी तरह से दो पार्ट में स्प्लिट अप किया है एंड सो ऑन। यहां पे जब लास्ट फैक्टर पे हम जाएंगे तो लास्ट फैक्टर पे जाते जाते एम्पलीट्यूड काफी स्मॉल होगा। स्मॉल क्यों होगा? वी विल बी बियॉन्ड दिस सेंटर, यानी बहुत लार्ज वाले पॉइंट पे जाएंगे, ऑब्लिक्विटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कंट्रीब्यूशन उसका कम आएगा। सो वी विल नेग्लेक्ट दैट लार्ज फैक्टर। तो अप टू स्मॉल फैक्टर्स को कंसीडर करें तो क्या आएगा? जैसे अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है A1/2 एज इट इज लिख लिया, A1/2 कैंसिल, A3/2 कैंसिल, दिस वन कैंसिल एंड सो ऑन। इस तरह से बाकी सारे फैक्टर इसके कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बचेगा वो क्या बचेगा? ओनली A1/2। इट मींस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड at this point P will be just half of the amplitude of first half period zone. So hence resultant amplitude at P due to whole of the wavefront is just equal to half of amplitude due to first half period zone. So that's all about this Fresnel half period zone, and next topic will be zone plate. तो zone plate को समझने के लिए आपको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपको zone plate समझ में आएगा। तो देखते रहिए। थैंक यू।